नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ जिसमें हम 9 ग्रह के सारे घरों में जो फल हैं उनके बारे में और उनके उपाय परहेजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारी चर्चा चंद्रमा पर होने वाली है। ऑलरेडी सूर्य के फल 12 हाउसेज में बता चुके हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारी बरकत, कुंडली, हमारे ग्रह और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं जीवन को सही दिशा दे सकती है, लेकिन सच ये है कि हम अपने बिजी शेड्यूल और अपने फाइनेंशियल सीमाओं की वजह से इनका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते। और बाजार में जो कोर्सेज मिलते हैं वो महंगे हैं और समय मांगते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं बस 299 रुपीज़ में खास मौका, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने का। इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकते हैं, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस जो अब हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं, जो आम व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगा, और राशिफल या हमारी कुछ और खास वीडियोस का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिनसे आप उन वीडियोस का लाभ औरों से पहले उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है उससे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में कोई बोझ नहीं होता, लेकिन अगर आज डिले किया तो ये गोल्डन मौका निकल जाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, जब चंद्रमा की बात आती है, चंद्रमा पहले घर में आते हैं तो ये राज रानी की तरह होते हैं। पहला घर राजा की गद्दी है और इसके कारक सूर्य हैं और यहाँ पर मंगल का प्रभाव रहता है। यानी सूर्य और मंगल के अनुसार ही जो भी ग्रह आएगा वो उस तरीके से अपना प्रभाव दिखाएगा। चंद्रमा ग्रहों में रानी के रूप में है। अब वो राजा की गद्दी पे आ गए तो राज रानी कहलाएंगी। अब जब सूर्य और चंद्रमा का संबंध देखा जाता है तो ये अमावस्या योग बना देता है। सूर्य के प्रकाश के आगे चंद्रमा का प्रकाश कुछ भी नहीं होता। तो चंद्रमा अपनी गुणवत्ता, अपने चमक इनको खो बैठता है। इसलिए जब पहले हाउस में चंद्रमा आते हैं तो ऐसा इंसान जो सूर्य की क्वालिटीज़ हैं, यानी लीड करना, प्रैक्टिकल रहना, डोमिनेटिंग रहना, डिप्लोमेटिक रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा होना, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल का भी घर है और मंगल के साथ जब चंद्रमा मिलते हैं तो महालक्ष्मी योग मिलता है। यानी अब ये मंगल जो सेनापति के रूप में है वो राज रानी को पूर्ण रूप से सपोर्ट देना शुरू कर देगा और उसके कारण ये सत्ता को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर जब चंद्रमा होता है तो ऐसे इंसान जीवन में रुपए पैसे की तरफ से, फैसिलिटीज़ की तरफ से, काम धंधा, इन सारी चीज़ों में पॉजिटिव होता है। लेकिन रानी का जो स्वभाव है, इमोशंस, फ्लेक्सिबल और बहुत जल्दी भावुक हो जाना, ये चीज़ें ऐसे इंसान के साथ रहती हैं। यानी यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा सा डाउन रहता है। इस कारण से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, किसी भी घटना के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और उस कारण से ये लोग अपने लिए चिंताएं बना कर रखते हैं। कैरियर, फैमिली, वेल्थ, इन सब के मामले में पॉजिटिव है, लेकिन हेल्थ के मामले में, खासकर मेंटल और इमोशनल हेल्थ के मामले में ऐसे लोग थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो इस पर इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर चंद्रमा को सपोर्ट देने के लिए चंद्रमा की जो यहाँ पर नींद उड़ रही है, टेंशन हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए सूर्य की मदद, यानी सूर्य को कहीं ना कहीं पावरफुल बनाना पड़ेगा। मंगल की मदद यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो एक सूती लाल कपड़ा अगर ऐसे लोग अपने जेब में रखते हैं और अपने बिस्तर के नीचे लाल कपड़ा रखते हैं तो इनको इस चंद्रमा का पॉजिटिव फल मिलता है। लगन में बैठे चंद्रमा वालों लोगों को दूध और पानी नहीं बेचना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, जब चंद्रमा सेकंड हाउस में आते हैं तो सेकंड हाउस चंद्रमा का अपना उच्च का घर है। ये धर्म का स्थान है, इसको बृहस्पति और शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा एक तरह से पॉजिटिव भी है और दूसरी तरफ से कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट भी बनते हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का गज केसरी योग बनता है और शुक्र के साथ चंद्रमा का नाश तो हो रहा है, लेकिन उससे जो आउटपुट निकल के आ रहा है, यानी दूध जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र दही को रिप्रेजेंट करता है। अब दूध में दही गिरे या दही में दूध गिरे, बनना दही है। यानी जो दही दूध से महंगे दामों में बिकती है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी लग्जरी पूर्ण रूप से ऐसे लोगों को प्राप्त होगी। लेकिन ऐसे लोग अपने मन में हमेशा इस चिंता को लेकर बैठे रहते हैं कि मेरे पास सेविंग नहीं हो पा रही। अब उस सेविंग के चक्कर में वो अपने खातों को बार बार टटोलते रहते हैं और अपने पैसे की सेविंग पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। यही इनका सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है।
इनके लिए परमात्मा का आशीर्वाद इस तरह से है कि अगर ये लोग पैसा खर्च करते रहेंगे तो इनको परमात्मा और पैसा देगा। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे पहाड़ों से निकलने वाला पानी, नेचुरल पानी अपने आप में एक मिनरल वाटर की तरह होता है, शुद्धता उसके अंदर आ जाती है, कुदरती उसके अंदर जड़ी बूटियों का गुण तत्व आ जाते हैं। यहाँ पर ये चंद्रमा इस तरह का प्रभाव देता है, यानी ऐसे लोगों के पास जो भी पैसों की जरूरत होती है वो परमात्मा देता रहता है। लेकिन अगर उस बहते हुए कुदरती पानी को अगर कोई रोक कर स्टोर करके रखने की कोशिश करेगा तो वो पानी थोड़े समय बाद सड़ना शुरू हो जाएगा, बदबू देना शुरू कर देगा। इसलिए इन लोगों को अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो उस पैसे को रोकने की कोशिश ना करें, उससे बदबू आएगी, यानी उसका यूज़ गलत चीज़ों में जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों को अपनी मन की शांति के लिए अपने पास चांदी स्थापित करनी चाहिए। जब भी इनको मौका मिले, थोड़ा सा सरप्लस पैसा हो, कुछ चांदी के ठोस चीज़ें जैसे चांदी की ईंट, चांदी के सिक्के, ये चीज़ खरीद के अपने घर में रखना चाहिए। माता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए और जब तक इनकी माता का साया इनके सर पर है तब तक ये तरक्की करते हैं। अब चंद्रमा थर्ड हाउस की बात करें। चंद्रमा जब थर्ड हाउस में आता है तो थर्ड हाउस के कारक होते हैं बुध और मंगल। अब यहाँ पर चंद्रमा खुद का नाश करते हुए फिर भी संघर्ष से आगे बढ़ने का संकेत दिखाता है। तीसरा घर हमारे पराक्रम का होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, पब्लिक कलेक्शन का और आपके पुरुषार्थ का। तो यहाँ पर चंद्रमा मंगल के साथ महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, लेकिन बुध के साथ दूध और फिटकरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यानी चंद्रमा जो दूध है वो अब फिटकरी बुध के कारण बार बार फट रही है, लेकिन मुझसे आउटपुट निकल कर आ रहा है, पनीर बन रहा है और वो पनीर दूध की वैल्यू से ज़्यादा आपको वैल्यू देता है और उसकी वजह से ऐसे लोग रुपए पैसे की तरफ से हमेशा समृद्ध रहते हैं। यहाँ पर ये तीसरे घर का चंद्रमा आयु की रक्षा करने वाला होता है। अपनी हिम्मत के कारण ऐसा इंसान छोटी चिड़िया होने के बावजूद बाज से लड़ने की हिम्मत रखता है। यानी ऐसा इंसान अगर अपनी लाइफ में अपने ऊपर भरोसा रखे, बार बार हिम्मत करे, परेशानियों से लड़ता रहे तो उतना ही तरक्की करता है और जीवन में बहुत सफलता हासिल करता है। यहाँ पर चंद्रमा अगर कुंडली में कहीं पर मंगल बद होता है तो उसका भी निवारण कर देता है, यानी उस मंगल बद को भी ये एक्टिव नहीं होने देता, इतना पावरफुल होता है। तीसरे घर में चंद्रमा, जैसे मैंने कहा, पनीर और महालक्ष्मी योग, तो रुपए पैसे की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती। ये इंसान केवल अपने ऊपर भरोसा करें, माता से चावल लेकर रखें, चांदी का कड़ा अपने कलाई पर धारण करें, अपने शरीर पर जितना चांदी धारण करेंगे उतना इनको लाभ प्राप्त होता है। चौथे घर का चंद्रमा, इस चंद्रमा को कुदरती रूप से पानी का झरना कहा गया है। जमीन से फूटने वाला वो पानी जो मीठे पानी की तरह है, यहाँ पर चंद्रमा का ये अपना घर है। जमीन से फूटने वाले पानी को जितना आप यूज करते रहोगे उतना वो और आता रहेगा, यानी खर्च करते रहो, परमात्मा देता रहेगा। रुपए पैसे की तरफ से, माता के सुख की तरफ से ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऐसे लोग अपने माता का जितना आदर करते हैं, जितना उनका आशीर्वाद लेकर कोई काम करते हैं, उतनी तरक्की मिलती है। और ये लोग जमीन ज्यादा, खासकर खेती वाली जमीन या प्लॉट, इन चीजों से बहुत ज्यादा बेनिफिट कमाते हैं। घर में चांदी, सोना, ये चीजें इनके घर में पूर्ण रूप से भरी हुई होती हैं, मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। लेकिन ये इंसान जब कंजूस बनना शुरू हो जाते हैं तो इनके पास पैसा आना रुक जाता है। जितना कंजूस बनेंगे, जितना अपने मन को मारते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना ही इनको दिक्कत आती है। अगर ये किसी तरह से पैसा इकट्ठा कर भी लेते हैं तो वो पैसा किसी दवाई में, किसी चोरी में या गुम हो जाने में वो पैसा नष्ट हो जाता है। इसलिए इन लोगों को पैसे को रोटेट करते रहना चाहिए, ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए। अगर इनको सेविंग करनी है तो हमेशा एसेट के रूप में, यानी कोई प्लॉट खरीद लो, मकान खरीद लो, इस तरह की चीज़ें करके या सोना चांदी खरीद के ये पैसे को सेव कर सकते हैं। या लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इनका ये सेविंग इस प्रकार से हो पाती है। लेकिन हाथ में पैसा जैसे ही आएगा वह खर्चने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इन लोगों को कंजूस नहीं बनना चाहिए। जब भी पैसों की दिक्कत आए तो 400 ग्राम चावल दूध में धोकर जल प्रवाह करें 4 दिन लगातार। ऐसा करते रहने से, हर महीने ये रिपीट करने से इनको पैसे की कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती। दोस्तों, 5वें घर का चंद्रमा, इसे रूहानी नहर भी कहा गया है। बच्चों को दूध पिलाने वाली माता के रूप में कहा। बच्चों का पालन पोषण, उनके शरीर की एनर्जी बचपन में माँ के दूध पर निर्भर होती है। माँ का दूध उनके लिए अमृत के समान होता है। उसी तरीके से ये 5वें घर का चंद्रमा अपनी ऑरा को रखता है। इनके आशीर्वाद से लोगों को बहुत लाभ प्राप्त होता है। बे औलाद को भी औलाद प्राप्त हो जाए, ऐसा ये गुण रखता है। चंद्रमा जब 5वें घर में होता है तो ऐसे लोगों की शिक्षा भले ही पूरी हो या ना हो, लेकिन इनका ज्ञान, इनके जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इनको बहुत फ़ायदा देती है। और इनके अंदर कुदरती कुछ ऐसे
गुण परमात्मा की तरफ से दिए जाते हैं जो कि आम लोगों में नहीं होते, और उसी के कारण ये जाने भी जाते हैं, और वो लोक हित में ये जितना काम करते हैं उतना ही इनको फ़ायदा मिलता है। ऐसे लोगों की जो नॉलेज है, जो गुण हैं, जो कुदरती कुछ हुनर इनके अंदर होता है, वो ये समाज के लिए जितना करते रहेंगे और ख़ासकर उसको फ्री में करते रहेंगे या सेवा के रूप में करते रहेंगे तो उतना ही इनको तरक्की मिलती है। अब यहाँ पर इनको क्या नहीं करना चाहिए, तो एक तो लालच से बचना चाहिए। अपनी विद्या, अपने गुण, अपनी जो एक्स्ट्रा कुदरत ने दी हुई है उसको केवल अपने जीवन यापन के लिए करना चाहिए, उसमें अपना स्वार्थ नहीं डालना चाहिए। स्वार्थवश उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो वो शक्ति इनकी ख़त्म हो जाती है। और कुदरत का इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आशीर्वाद होता है, इसलिए जब भी ये परेशानी में हों तो कुदरती जगहों पर जैसे जंगल, पहाड़, नदी, ऐसी जगहों पर ये घूमने जाते हैं तो इनको पॉजिटिव असर मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 6th हाउस के चंद्रमा की। तो 6th हाउस का चंद्रमा, इसे नाली का पानी आप कह सकते हो, पाताल का पानी कह सकते हो, जो अभी बाहर निकला नहीं है। यानी ऐसे इंसान के जीवन में खुद के लिए अब चंद्रमा का अभाव है। छठा ग्रह होता है वो बुध और केतु से संबंध रखता है। बुध भी इसका शत्रु है और केतु भी इसका शत्रु है। बुध के साथ यहाँ पर ये दूध और पनीर वाली स्थिति नहीं पैदा होती, क्योंकि यहाँ पर ये नाली का पानी बन गया है, यानी गंदा पानी या अभाव वाला पानी, और केतु इसको पूरी तरह से खराब कर देता है, दूध को फाड़ देने वाली स्थिति होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा को ये समझ के चलना चाहिए कि ये अपने सबसे निचले अवस्था पे है। जब आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है तो आप उसे बांटते फिरते नहीं हैं। ऐसे में यहाँ पर सबसे पहला परहेज यही बोला गया है कि ऐसे इंसान को चांदी, चावल, दूध, पानी, यानी जो ये चंद्रमा की चीज़ें हैं, इनको फ्री में बांटना नहीं चाहिए। कभी छबील नहीं लगानी चाहिए, कहीं पर प्याऊ नहीं लगवाना चाहिए, उससे इनको नुकसान होता है। यहाँ पर चंद्रमा वाला व्यक्ति अपने माता के साथ संबंधों को अच्छा नहीं रख पाता। अगर माता के लिए ये लोग समर्पित होते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, तो माता इनके लिए रूड होती हैं, और माता इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, तो ये उनके प्रति बहुत ज़्यादा रूडनेस रखते हैं और यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों को अपने मूड स्विंग्स के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस इन लोगों को बहुत आती है, केमिकल इनबैलेंस इनको बहुत फेस करना पड़ता है। तो इस चंद्रमा को पॉजिटिव रखने के लिए चांदी अधिक से अधिक शरीर पर धारण करें। जब भी मानसिक तनाव बनना शुरू हो जाए तो रुद्राभिषेक करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इन लोगों को अगर आर्थिक दिक्कत कहीं पर आ रही हो तो 2 खरगोश अपने घर में या तो पाल लें या मिट्टी के बनवा कर अपने घर में रख लें, चांदी के बनवा कर अपने घर में रख लें, तो इससे चंद्रमा के काफ़ी नकारात्मक प्रभाव कंट्रोल में आ जाते हैं। दोस्तों, 7th हाउस का चंद्रमा, इसे लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। यहाँ पर ये चंद्रमा शुक्र और बुध के घर में आया है, दोनों ही हिसाब से दही और पनीर बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर रुपए पैसे की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे इंसान को जन्मजात ज्योतिषी भी कहा गया है। ऐसे लोगों के पास कुदरती हुनर होता है, चाहे वो ज्योतिष हो, मैथमेटिक्स हो, ड्राइंग या कोई आर्टिस्ट हो, कवि हो, शायर हो, इस तरह की क्वालिटी इनके अंदर होती है। बहुत अच्छे सिंगर ऐसे लोग होते हैं। बस इन लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शादी 24वें और 25वें वर्ष में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शादी कभी इनको फलती नहीं है। और ये लोग शादी के बाद सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं सास बहू के झगड़े में या ननद भाभी के झगड़े में, यानी घर में स्त्रियों के आपस के झगड़े के कारण ये लोग परेशान रहते हैं। इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। डिस्टेंस से इनका प्यार बना रहता है, जॉइंट फैमिली में रहने से ये चंद्रमा इनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। यहाँ पर चंद्रमा आम तौर पर शादी के बाद ही भाग्य उदय करवाता है, लेकिन मानसिक तनाव, घर के अंदर की चिकचिकबाजी से ये सबसे ज़्यादा परेशान होते। इस चंद्रमा को पॉजिटिव रखने के लिए, जैसे मैंने बताया कि घर में स्त्रियों का आमना सामना ना हो, उसकी व्यवस्था करें। दूसरी तरफ जब भी शादी हो उस समय पर अपने ससुराल वालों से अपनी पत्नी के वजन के बराबर चावल जरूर लें और उसको यूज़ करते रहें। ख़त्म होने से पहले उसमें थोड़ा और चावल मिला दें ताकि वो बिल्कुल ख़त्म कभी ना हो। इस तरह से आप अपनी गृहस्थी को और अपने फाइनेंस को दोनों को मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, जब कुंडली के 8वें घर में चंद्रमा होते हैं तो यहाँ पर यह शमशान के पानी की तरह होता है। जैसे शमशान के पानी को आप किसी को सर्व नहीं करते हैं, उसी प्रकार से ये चंद्रमा है। 8वां घर शनि और मंगल का है। मंगल के साथ चंद्रमा का महालक्ष्मी योग बनता है, लेकिन शनि के साथ विष योग बनता है। यहाँ पर मन का डर, मूड का स्विंग होना, एक अनजानी सी, अनचाही सी खौफ की स्थिति
हमेशा मन में बनी रहती है, ये इंसान डरा डरा सा रहता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ मेंटल डिस्टर्बेंस भी होती है। ऐसे लोगों की माता का सुख कम होता है, माता कष्ट में रहती हैं या माता के साथ बनती नहीं है या डिस्टेंस बन जाता है। ऐसे लोगों के घर में अगर खोटे सिक्के, बाहर की करेंसी या इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जो कि आपके लिए खोटे कहलाते हैं, वो आपका चंद्रमा को नेगेटिव कर देता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर भी चांदी, चावल, दूध, पानी का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी प्याऊ, छबील वगैरह नहीं लगवानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मानसिक परेशानी है, हेल्थ से संबंधित कोई इशू है, तो ऐसे में शमशान के पानी को एक कांच की शीशी में 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डालकर, ढक्कन लगाकर अपने जो अलमारी होती है बेडरूम की, उसमें कपड़ों के बीच में रख दें तो काफ़ी लाभ रहता है। ऐसे लोगों को नाक छेदन करवाना बहुत पॉजिटिव असर देता है और सोने में मोती धारण करना इन लोगों को फ़ायदा देता है। आमतौर पर चांदी में मोती को धारण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सोने में मोती को धारण करना इनके लिए पॉजिटिविटी देता है। दोस्तों, जब 9th हाउस में चंद्रमा होते हैं तो इसको पढ़े लिखों का बाप कहा जाता है, मोतियों से भरा घड़ा कहा जाता है और समंदर का पानी कहा जाता है। जिस तरह से समंदर में पानी ही पानी है, लेकिन वो खारा पानी आप पी नहीं सकते। ऐसा इंसान जो नाव में सवार है, उसके पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन उसको प्यास बुझाने के लिए एक पानी के गिलास की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही इस इंसान के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। दूसरों को सॉल्यूशन देना, दूसरों को मार्गदर्शन करवाना, लाइफ में दूसरों को एक पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ाना, ये सब कुछ इनके चंद्रमा 9th हाउस में देते हैं। लेकिन खुद के लिए सुखों को भोगने में, अपनी चैन की नींद लेने में इनको संघर्ष करना पड़ता है। खासकर यहाँ पर बात हो रही है नकद रुपए पैसे की। इनके पास कभी पैसा टिकता नहीं है। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, पैसा बहुत जगह से आता हुआ दिखाई देता है और मोटा पैसा भी आता है, लेकिन वो पैसा सेविंग के रूप में नहीं हो पाता या टाइम पर इनको प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे उस पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। फिर भी ये लोग बहुत नेक दिल होते हैं और अपना आशीर्वाद जिनको भी दे देते हैं, जिनके साथ भी दुआ मांग लेते हैं, या जिनकी दुकान में चले जाएँ जहाँ सेल नहीं हो रही या किसी व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ऐसे में ये उनके साथ लग जाते हैं तो उनको पार लगा देते हैं। ये पॉजिटिव चंद्रमा के यहाँ पर निशानी है। ऐसे लोगों को मोती धारण करनी चाहिए, माता का आशीर्वाद लेना चाहिए, घर में चांदी अधिक से अधिक इकट्ठी करके रखनी चाहिए। गंगा जल घर में स्थापित करना इनके लिए पॉजिटिव होता है। दोस्तों, 10वें घर में चंद्रमा को ऐसा दूध कहा गया है जो जहरीला है। जैसे आग का पौधा आप जानते हैं, उससे दूध निकलता है, वो दूध बहुत जहरीला होता है। आंखों में गिर जाए तो आंखें खराब करने की क्षमता रखता है। तो 10वें घर में चंद्रमा इसी तरह का होता है। ऐसा इंसान अब शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से मेंटली डिस्टर्ब होता है। नज़ला, जुखाम, खांसी इन लोगों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाता है। इनका कफ हमेशा बिगड़ा रहता है। शरीर में वात, पित्त, कफ जो होते हैं, उसमें कफ की मात्रा हमेशा इनकी डिस्टर्ब रहती है। इस कारण से ये अपने शरीर से कभी भी इजी फील नहीं करते, हमेशा रेस्टलेस महसूस करते हैं। और ख़ासकर सूर्य ढलने के बाद चावल, दूध, इनसे बने हुए प्रोडक्ट्स इनको सूट नहीं करते, इनको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा जब होता है तो ये चाची को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे लोगों के साथ अक्सर परिवार में कोई एक ऐसी लेडी होती है जिनके साथ इनको हमेशा ये डर लगा रहता है या ये खतरा बना रहता है कि वो इनके ऊपर कुछ कर दें या कुछ इनके ऊपर जादू टोना कर दें, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन इनको मिल जाता है जो कि इनके लिए हमेशा एक मेंटल स्ट्रेस बना कर रखता है। इनकी सक्सेस में ये चीज़ हमेशा इन पर हावी होती है और इसके कारण ये लोग अपने आप को पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते। वहमी बनना, नेगेटिव सोचना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जब भी आर्थिक रूप से कोई दिक्कत हो तो शराब भैरव मंदिर में दान करना इनके लिए पॉजिटिव होता है। और जब भी ये मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हों तो ऐसे में 43 दिन सादा पानी ना पिए। दोस्तों, 11वें घर में चंद्रमा को शून्य के समान बोला गया है। यहाँ पर चंद्रमा निष्फल हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा को इस तरह का बोला गया है कि जैसे कहा जाता है कि कोई स्त्री जब माँ बनती है तो उसे एक अलग सी खुशी, एक रिस्पेक्ट और सामाजिक रूप से उसका रुतबा बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा इसी चीज को खराब कर देता है। यहाँ पर चंद्रमा जब होता है तो अपने दुश्मन यानी केतु को मारता है और केतु पुत्र संतान को रिप्रेजेंट करता है। केतु ही आपके गुप्त अंगों को, कमर, पैर, रीढ़ की हड्डी, मूत्र संबंधी परेशानी, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु को ये नेगेटिव कर देता है, यानी इनसे संबंधित परेशानी आनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा यहाँ पर दादी के रूप में है। अब पुत्र और माँ
यानी आपके पुत्र की दादी, इन दोनों का आपस में तालमेल ठीक नहीं होता। पुत्र होने के बाद माता को कष्ट होता है, दादी को कष्ट होता है, इनकी आपस में बनती नहीं है और इनका लाड प्यार या इनके साथ झगड़ा पुत्र को एक ऐसा नेचर दे देता है जो कि परिवार के लिए ठीक नहीं होता। पुत्र संतान के पैदा होने के बाद आर्थिक स्थितियां कमजोर होने लगती हैं और ऐसा इंसान हमेशा पथरी, अपेंडिक्स, पैरों की सूजन, कमर की परेशानी, इन चीज़ों से जूझता रहता है, अपने पुत्र संतान के रवैये से जूझता रहता है। या तो पुत्र होता नहीं है और होता है तो वो परेशानी का कारण बन जाता है। ऐसे में भैरव मंदिर में दूध चढ़ाना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, आर्थिक रूप से भी और संतान के रूप से भी। जब यहाँ पर चंद्रमा हो और संतान पैदा होने में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में सोने की तार को आग में गर्म करके दूध में बुझाकर उस दूध को पीना चाहिए। ऐसा लगातार 43 दिन करना चाहिए। कानों में सोना पहनना चाहिए और कुत्तों को फीके पेड़े खिलाने चाहिए। दोस्तों, आप बात करते हैं 12वें घर के चंद्रमा की। 12वें घर का चंद्रमा बारिश के पानी की तरह है, आसमान से गिरता हुआ जल। जिस तरह से बादल फटना या केमिकल बारिश होना, इस तरह की आप न्यूज़ सुनते हैं, ये चंद्रमा बिल्कुल उसी तरह से है, जो हमारे मानव जीवन के लिए या किसी भी जीव जंतु के लिए ठीक नहीं है, सब कुछ उजाड़ देता है। इसे रात का तूफान भी कहा गया है, रात की सुनामी कहा गया। आप सो रहे हैं, अचानक पानी का बहाव आया और सब कुछ उजाड़ के चला गया। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपको नींद आ रही है और आपका बिस्तर गीला हो तो आप कैसे सो पाएंगे और आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं। तो ये चंद्रमा यहाँ पर आपकी नींद को खराब करता है, आपके मन को खराब करता है और आपकी समझ, आपकी सोच, इन चीज़ों को खराब करता है। आपका ध्यान नेगेटिव चीज़ों की तरफ, कुछ हो जाएगा, कुछ अशुभ घटना घटनी है, इन चीज़ों की तरफ आपका अट्रैक्शन बनाएगा। यानी आप बुरी न्यूज़ें सुनना शुरू कर दोगे, किसके साथ क्या घटना घट रही है उसको देखना शुरू करोगे, उसमें इंटरेस्ट पैदा करेगा। लेकिन जब वो घटना आप देख लोगे, सुन लोगे, पहले उसमें आपकी इंटरेस्ट बनेगा और बाद में वही घटना आपके दिमाग में घूमती रहेगी और आपको डिप्रेस कर देगी, आपको नेगेटिव कर देगी। हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना, आँखों का भैंगापन आना, मानसिक तनाव बनना, ये इन लोगों की कमी होती है और नींद प्रॉपर ढंग से ना आ पाना। यहाँ तक कि कई बार दूसरों का दुखड़ा सुनते हैं और उस दुखड़े से खुद परेशान होकर बाद में साइको जैसी प्रॉब्लम फेस करना लगते हैं और इसका ट्रीटमेंट इनको लेना पड़ता है। इन लोगों की जीवन में जो भी लोग आते हैं वो इनसे तो खुश होते हैं, इनको अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं। इनकी प्रेडिक्शंस लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, कई बार ये लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बनते हैं, लेकिन उससे इनके ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव आता है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, ये दूसरों की समस्या हल कर रहे होते हैं, बाद में खुद ही उन्हीं समस्याओं में फंस जाते हैं। इन लोगों को मुफ्त में शिक्षा, किताबें, किसी की स्कॉलरशिप नहीं करनी चाहिए और ये जितना साधु महात्मा, सत्संग, इनसे दूर रहेंगे उतना ही ठीक रहते हैं। इन लोगों को अपने चंद्रमा को ठीक रखने के लिए बारिश का पानी एक कांच की शीशी में 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डालकर या तो छत पर रखना चाहिए और अगर छत आपके पास नहीं है तो अपने बेडरूम में ऊंचे स्थान पर रख देना चाहिए। तो इससे काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया चंद्रमा के 12 हाउसेस के बारे में। अगली हमारी जो वीडियो आने वाली है वो मंगल के ऊपर आने वाली है। मंगल के 12 घरों में क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, खासकर लाल किताब सीखना चाहते हैं और आपको हमसे ज्योतिष सीखना है तो हमारा एडवांस कॉम्पैक्ट कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं उसकी डेट वगैरह, उसकी डिटेल्स जानने के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप क्लासेस नहीं ले सकते हैं, फिर भी आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं और उसमें आपको 299 में वो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का ग्राउंड है, यानी उसका ग्रामर, उसको समझने में बहुत मदद करता है। बहुत सरल भाषा में आप उसको जानकर अपने ग्रहों को समझकर अपने परिवार वालों का, अपनों का पॉजिटिव कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।